Good morning, students. Lesson number 7. Reading first one word. एक वीडियो आपका शायद प्ले नहीं हो रहा है, वो वीडियो मैं वापस बना रहा हूं। मैं आपको बता देता हूं कहां से मैं शुरू करता हूं। पेज नंबर 152 है, रेड कलर में द सिस्टम ऑफ डायरेक्ट, वहां से मैं शुरू करूंगा और रोलेट एक्ट पूरा करेंगे हम। रोलेट एक्ट उसको हम फिनिश करेंगे, ठीक है। वहां तक हम करेंगे, उतना वीडियो आपका नहीं प्ले हो रहा है तो मैं वापस बना रहा हूं, ओके। अब आपने मोंटेग्यू चेल्सफोर्ड रिफॉर्म का इसके आगे का थोड़ा सा बता देता हूं कि उसमें जो रिफॉर्म किया गया था वो हमारे नेशनल लीडर्स को, हमारे भारत के लोगों को वो जरा भी पसंद नहीं आया था, ओके। और उसका क्रिटिसिज्म भी बहुत हो रहा था। यहाँ पे लोग ज्यादा परेशान हुए थे क्योंकि उनको रिफॉर्म के नाम पे कुछ ज्यादा मिला नहीं था। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सिस्टम ऑफ डायरेक्टिव वाज आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट डिफेक्टिव। डायरेक्टिव का मतलब होता है दो, ओके। डायरेक्टिव वाज अननेचुरल एंड इरेशनल एंड रॉन्ग इन प्रिंसिपल। नेचुरली नहीं था मतलब अननेचुरल, इरेशनल एंड रॉन्ग इन प्रिंसिपल मतलब जो नियम बनाए गए थे वो भारत के लोगों के लिए, मतलब आप सोचोगे कि एक तरह से पावर दिया गया, तो दूसरी तरह से आप देखोगे, आप आगे देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से जो मेन चीज था वो ब्रिटिशर के हाथ में ही रहा, ओके। और वो हमारे मिनिस्टर को क्वेश्चन पूछने की इजाजत थी। उनके सामने कोई भी मतलब बिल पास करना हो तो वो कर सकते थे, लेकिन पास करना या ना करना वो ब्रिटिशर के हाथ में था। तो आप देख सकते हो कि हमको टोपी पहनाई गई थी, इस तरह से हम ले सकते हैं, ओके। फर्स्ट पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेशन इज ए कंपोजिट यूनिट एंड टू डिवाइड इट इनटू टू पार्ट इज नीदर साउंड नॉर प्रैक्टिकल। मतलब एक ही काम के लिए दो जन अगर रखे जाए तो आप समझ सकते हो कि काम बिगड़ेगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो एक मतलब ऐसा कंपोजिट यूनिट है कि वहां पे दो डिवीजन में अगर पार्ट किया जाए तो इट इज नॉट गुड फॉर अप्लाइंग, ओके। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, द डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट वाज नॉट मेड ऑन द साइंटिफिक बेस। अभी आपको पता है ट्रांसफर सब्जेक्ट, रिजर्व सब्जेक्ट, ये दो सब्जेक्ट बनाए गए थे। अभी उसमें बिना सोचे समझे कोई साइंटिफिक एप्लीकेशन किए बिना ही उसको ऐसे ही डिवाइड कर दिया गया था। एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल, व्हाइल एग्रीकल्चर वाज ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, इरिगेशन वाज प्लेस्ड इन द रिजर्व सब्जेक्ट। अभी एग्रीकल्चर और इरिगेशन दोनों एक दूसरे के मतलब फैमिली मेंबर जैसे है। उनके मतलब इरिगेशन एक टाइप, पानी कैसे पहुंचाया जाएगा, केनाल इरिगेशन होगा, पानी को मतलब डैम से होगा, कैसे होगा, वो सब आपका इरिगेशन में आता है। एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर के लिए पानी जरूरी है। अभी दोनों को अलग अलग सब्जेक्ट में डिवाइड कर दिया गया, तो आप समझ सकते हो कि उनको एक हेड में होना चाहिए, ऐसा नहीं किया गया था, ओके। द पोजीशन ऑफ द मिनिस्टर वाज वेरी वीक। दे हैड टू सर्व टू मास्टर, द गवर्नर एंड द लेजिस्लेटिव काउंसिल। मिनिस्टर कैसे थे? वीक थे, ओके। और लेजिस्लेटिव
काउंसिल और गवर्नर, ये दोनों का मिनिस्टर को ध्यान रखना होता था। ओके, दोनों के पास से काम निकलवाने के लिए उनके पास जाना पड़ेगा, वो सुनेंगे नहीं सुनेंगे, तो ये प्रॉब्लम था। देयर वॉज नो सिस्टम ऑफ जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ये दोनों का काम अलग अलग था। तो एक काम इनको निकालना होगा तो दोनों को मनाना पड़ेगा, मानेंगे नहीं मानेंगे। जॉइंट कोई काम नहीं दिया गया था, अकेले अकेले काम दिया गया था। और मिनिस्टर का जो फंक्शंस थे, उनके जो पावर्स थे, तो फंक्शन दिए गए, पावर्स नहीं दिए गए। तो पावर नहीं होगा तो वो किस तरह से लोगों का भला करेंगे? आया समझ में? नेक्स्ट पॉइंट, देयर वाज कांस्टेंट फ्रिक्शन बिटवीन मिनिस्टर एंड मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, मतलब मिनिस्टर वर्सेस एग्जीक्यूटिव काउंसिल कॉन्फ्लिक्ट होते रहते थे। तो जब कॉन्फ्लिक्ट हो गए तो काम बराबर नहीं होगा। इसका मैं आपको एक अच्छा वाला एग्जांपल दिल्ली का दे सकता हूं। आम आदमी पार्टी जब बिगिनिंग में सत्ता पे आई तो केजरीवाल जो हमारे नहीं, दिल्ली के जो मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर, उनका जो लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं, जो दिल्ली में आपको पता है दिल्ली है वो यूनियन टेरिटरी में आता है, तो उसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों का मतलब फंक्शंस होते हैं, वो इस तरह से मतलब मिक्स किए गए होते हैं कि दोनों अगर चाहे तो ही काम हो सकता है। एक अगर कॉन्फ्लिक्ट करेगा तो काम बराबर नहीं होगा। तो उसके लिए केजरीवाल ने बहुत बार अनशन पे आए थे, उन्होंने फास्टिंग किया था, ऐसी बहुत सारी चीजें की थी। ओके, ये मैंने आपको लाइव एग्जांपल दिया। नेक्स्ट, द मिनिस्टर हैड नो कंट्रोल ओवर द हेड ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट एंड सच हैड नो हैंड इन रिफॉर्मिंग द एडमिनिस्ट्रेशन। अभी मिनिस्टर, उसके ऊपर के जो हेड होते हैं वो उनको कंट्रोल तो नहीं कर सकते, तो कंट्रोल नहीं था उनके पास। सेकेंड थिंग, ऊपर वाले जो थे उनके पास ऐसा कोई मतलब फंक्शन नहीं था कि वो एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म करे। तो आप समझ सकते हो कि मतलब काम को बिगड़ जाएगा वो। ओके, नेक्स्ट, ऑल द नेशन बिल्डिंग डिपार्टमेंट वर गिवन टू द मिनिस्टर बट दे वर गिवन नो मनी फॉर द सेम। फंक्शन दिए गए कि आप अपने स्टेट को आगे बढ़ाओ, उसको अच्छा करो, लेकिन पैसे नहीं दे रहे थे। पैसे का फाइनेंशियल तो फिर आपका ट्रांसफर सब्जेक्ट में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके, बिकॉज द फाइनेंस डिपार्टमेंट वो अंडर द कंट्रोल ऑफ द मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल के कंट्रोल में फाइनेंस था। मिनिस्टर को फंक्शन दिए गए कि आप अच्छा काम करो, पैसे नहीं दिए गए, पैसे यहाँ पे है, ये इनके साथ बात करेगा तो झगड़ा होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो इस तरह के हालात हुए थे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, तो इतने सारे डिफेक्ट थे मॉन्टेग्यू चेल्सफॉर्म रिफॉर्म में, जिन्होंने लोगों में मतलब रिसेंटमेंट फैलाया, उनको सैडनेस फील हुआ, वो अनहैप्पी थे। और ऐसा बताया गया कि ये जो रिफॉर्म किया गया है वो इनएडिक्वेट है, सफिशिएंट नहीं है, अनसेटिस्फैक्ट्री है, संतोषकारक नहीं है। ओके, एनी बेसेंट ने क्या कहा? The scheme was ungenerous for England to offer and unworthy for Indian to accept. जनरस वर्ड आपको पता है, जनरस मतलब काइंड। तो इंग्लैंड वाले अनकाइंड थे जो ऑफर कर रहे थे, और हम अनवर्दी थे कि इंडिया वाले उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। क्योंकि वर्थ का मतलब होता है जो चीज आपको दी जा रही है उसका कुछ इंपॉर्टेंस होना चाहिए, कुछ मायने होने चाहिए। तो अनवर्दी का मतलब उसमें कोई मायने नहीं थे, आप कैसे एक्सेप्ट करोगे? आपको दे रहे हैं, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, इस तरह के माहौल बनाए गए थे, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। ओके, अभी रोल एक्ट के बारे में 1919 के बारे में हम देखते हैं।
There was a great reaction among the Indians to the Montagu Chelmsford reform. The reform of 1990 failed to satisfy the Indians. आपने आगे देखा मॉन्टेग्यू चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म किया गया था, वो अनसेटिस्फैक्टरी था, अनवर्दी था, हमको इनसफिशिएंट था। ये भारत के लोगों को लुभाने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये फेल हो गया। द कंसेशन ग्रांटेड टू देम वेर मच बिलो देयर एक्सपेक्टेशन। जो दिया गया था वो भारत के लोगों की जो सोच थी, जितना उनको चाहिए था उससे बहुत कम था, एज पर द एक्सपेक्टेशन। द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट इट्स एनुअल सेशन held at Amritsar described them as inadequate, unsatisfactory and disappointing. लखनऊ में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एनुअल सेशन अमृतसर में हुआ। वहां पे बताया गया कि ये जो रिफॉर्म किया गया है वो इनएडिक्वेट है, अनसेटिस्फैक्टरी है, डिसअपॉइंटिंग है। ओके, व्हाइल द एसर्टिव नेशनलिस्ट डिड नॉट अप्रूव, अर्ली नेशनलिस्ट वेलकम। यहाँ पे एसर्टिव, यहाँ पे मैं डिसअप्रूव लिख देता हूं, उनको अच्छा नहीं लगा। क्या अच्छा नहीं लगा? तो कि मॉन्टेग्यू चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म और अर्ली नेशनलिस्ट थे, उन्होंने वेलकम किया। तो यहाँ पे आप देखोगे तो वापिस रास्ते अलग हो रहे हैं, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, सोच का, आइडियाज का, ओके, प्रिंसिपल्स का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है एसर्टिव नेशनलिस्ट और अर्ली नेशनलिस्ट के बीच में। देयर वाज अगेन ए स्प्लिट इन द कांग्रेस। सूरत स्प्लिट अगर आपको याद है, उसके बाद वापिस साथ में आ गए थे और वापिस दोनों के सोच है वो एक नहीं हो पा रही थी, तो कॉन्फ्लिक्ट हुआ और फिर स्प्लिट हुआ, स्प्लिट ऑफ कांग्रेस। दिस टाइम अर्ली नेशनलिस्ट लेफ्ट द कांग्रेस। सूरत स्प्लिट में देखा हो तो एसर्टिव नेशनलिस्ट जो गरम दल था उन्होंने वॉकआउट किया था, अर्ली नेशनलिस्ट ने सब हैंडलिंग किया था। इस टाइम जब स्प्लिट हुआ कांग्रेस में तो एसर्टिव नेशनलिस्ट डोमाइन बन गए, उन्होंने डोमिनेट किया और अर्ली नेशनलिस्ट ने वॉकआउट किया। द एटमॉस्फियर वाज सरचार्ज्ड विद पैशन एंड एक्साइटमेंट। मतलब जब एसर्टिव नेशनलिस्ट ने काम अपने हाथों में संभाला तो सब लोग बहुत मतलब भावुक हो गए थे, पैशन आया था उन्होंने, एक्साइटमेंट आया था। द इंग्लिश वेर अफ्रेड लीस्ट द पीपल शुड लॉन्च एन एजिटेशन। लेकिन अंग्रेजों को डर लगने लगा था, क्योंकि एसर्टिव नेशनलिस्ट थे, वो गरम दल थे, और गरम दल आपको पता है जिनका टेम्परमेंट हाई होता है, उनकी सोच भी उस तरह की होती है, उनकी एक्टिविटीज, उनके एजिटेशन, उनकी रैलियां, ये सब में मतलब एक अच्छा वाला इफेक्ट आएगा, तो ब्रिटिश उससे डर रहे थे। ओके, With this fear in the mind, the British government passed the Rowlatt Act in March 1990. ये डर के हिसाब से रोलेट एक्ट पास किया गया 1919 में, मार्च 1919, टू क्रश एनी पॉपुलर और रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। कोई भी मूवमेंट होगा तो उसको क्रश करने के लिए ये लॉ पास किया गया, ये एक्ट पास किया गया। It gave power to the government to arrest and to detain suspected person। यहाँ पे मैं रोलेट एक्ट के इम्पोर्टेंस रूल्स बता देता हूं आपको, वो आपको थोड़े से काम आएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं गवर्नमेंट क्या कर सकती थी, तो कि अरेस्ट कर सकती थी, डिटेन कर सकती थी। मतलब कोई जगह पे आप रैली निकाल रहे हो तो वहीं पे आपको रोक के आपको जेल में डाल सकते थे, अरेस्ट कर सकते थे। ओके, हमारी गाड़ी डिटेन करते हैं, आपको पता है, बाद में छोड़ देते हैं कुछ फाइन भरने के बाद, वो सेम डिटेन यहाँ पे आप याद रख लो। ओके, टू सर्च विदाउट वारंट, इम्प्रिजन विदाउट ट्रायल। ये 4 पॉइंट है। अरेस्ट कर सकते थे, डिटेन कर सकते थे, किसी भी बंदे का सर्चिंग करेंगे बिना कुछ वजह के, हो सकता है गवर्नमेंट के पास रोलेट एक्ट के हिसाब से वो कर सकते थे, और किसी को भी जेल में डालेंगे और उसका ट्रायल नहीं होगा।
ट्रायल, वकील, दलील आगे भी आया था, आपको पता है। ओके, तो सेम यहाँ पे है। ट्रायल का मतलब होता है आप अपना वकील रखोगे, वो मतलब आपकी जमानत के लिए मतलब अप्लाई करेंगे, आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। नो ट्रायल, विदाउट ट्रायल कोई भी बंदे को 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना जेल में डाल सकते हैं, उसके लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जुडिशरी के साथ खिलवाड़ किया गया था, ह्यूमन्स राइट्स के साथ खिलवाड़ किया गया था और लोगों को परेशान करने की कोशिश की गई थी। सिर्फ एक ही उनका मकसद था कि एसर्टिव नेशनलिस्ट ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को डोमिनेट किया है, अभी और कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, उसको सप्रेस करने के लिए ये लॉ को लाए गए थे। एनी पर्सन अंडर दिस एक्ट हैड नो राइट टू अपील, वकील और दलील। आप अपील नहीं कर सकते, वकील नहीं रख सकते और दलील भी नहीं कर सकते। दलील का मतलब पता है ना, मैंने आपको 5 टाइम होमवर्क दे दिया, फिर आप बोलोगे सर ये इतना सारा है, हम कैसे करेंगे, इतने सारे पेज होते हैं, इसको थोड़ा कम कर दो, इसको दलील बोलते हैं। ठीक है, मतलब उस तरह का आप पुलिस वालों के सामने या किसी के सामने कुछ नहीं कह सकते। आप अपील भी नहीं कर सकते कि भाई मुझे क्यों अरेस्ट किया गया है, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड अरेस्टिंग मी। आप वकील भी नहीं रख सकते, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स जुडिशरी की जब बात की जाती है तो वो जो आपके राइट्स थे उसको ले लिया गया था। किसी भी बंदे को बिना वजह के कभी भी अरेस्ट किया जा सकता था, डिटेन किया जा सकता था, इम्प्रिजन किया जा सकता था विदाउट ट्रायल। ओके, बाय दिस एक्ट द गवर्नमेंट गॉट ऑटोक्रेटिक राइट टू कर्ब सिविल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम। मतलब सिविल का मतलब आपको पता है कि हमारे समाज में से जो लोग बाहर आएंगे, पॉलिटिकल जो हमारे लीडर होते हैं, तो दोनों को ये फ्रीडम मूवमेंट के लिए उनको ऑटोक्रेटिक मतलब ऑटोमेटिक ऐसा एक राइट मिल गया था कि उसको वो दबा सकते थे। द एक्ट केम टू बी नोन एज ब्लैक बिल। ये एक्ट को क्या कहा गया? इट वॉज नोन एज ब्लैक बिल। ओके, अभी अंग्रेज तो ब्लैक बिल नहीं बोलेंगे, बोलने वाले कौन होंगे? तो कि हमारे नेशनल लीडर्स, हमारे भारत के लोग, वो ये बिल को, रोलेट एक्ट को ब्लैक बिल कहते थे। रिएक्शन ऑफ द पीपल, लोगों में क्या रिएक्शन आया? दिस एक्ट वॉज ए ब्लॉट ऑन द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द इंडियन। ब्लॉट का मतलब धब्बा, जिसे व्हाइट शर्ट पहना होता है और काले कलर का धब्बा हो जाता है, वैसा भारत के स्वाभिमान पर धब्बा था, भारत के स्वाभिमान के लोगों के ऊपर धब्बा था, उनके ओनर के ऊपर ये मतलब एक अटैक किया गया था। इट वॉज अगेंस्ट ऑल द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड लिबर्टी। मैंने आपको जुडिशरी का पहले ही बता दिया कि यहाँ पे नो अपील, वकील, दलील, तो मतलब जुडिशरी यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है, आपको कोई राइट नहीं मिलता है। ठीक है, गांधी जी अपीयर ऑन द स्टेज एंड लॉन्च सत्याग्रह मूवमेंट अगेंस्ट दिस एक्ट। यहाँ पे गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट को लॉन्च किया। ए न्यू एंथुसियाज्म ग्रीप द होल कंट्री। सब लोग बहुत ही एनर्जेटिक फील कर रहे थे। सब जगह पे स्ट्राइक्स हुआ, मीटिंग्स हुए, प्रोसेशन हुए, हड़ताल हुई। ओके, और 6 अप्रैल 1990, इसको आप याद रखना, 6 अप्रैल 1990 पूरे भारत देश में हड़ताल हुआ। पूरा देश को बंद किया गया इस दिन के लिए। 6 अप्रैल 1919 को याद रखना है कि इस दिन को पूरे देश में हड़ताल था और थोड़े ही वक्त में गांधी जी थे वो ऑल इंडिया लीडर बन गए, सबके चहीते बन गए और सब लोग उसको मानने लगे। एफर्ट्स वेर मेड टू ऑब्जर्व हड़ताल इन ए पीसफुल मैनर। यहाँ पे ये जो हड़ताल करनी थी वो पीसफुल वे से करनी थी। ओके, वायलेंस यूज नहीं करना था। गांधी जी का नाम आएगा तो आपको याद रखना है, वो वायलेंस में बिलीव नहीं करते थे। उनके मतलब सूत्र थे ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। तो यहाँ पे शांति से हड़ताल करना था, लेकिन कुछ पुलिस वाले थे वो हमारे जो मतलब लोग बाहर निकलते थे, रैलियां निकालते, ऐसा कुछ करते थे, तो उनके ऊपर उनको रोकने की कोशिश की, उनके ऊपर रोइटिंग्स किए गए, वायोलेंस किया गया, शूटिंग किया गया। ओके, जगह के नाम थे दिल्ली, कलकत्ता, अहमदाबाद एंड पंजाब। और इस तरह से पूरे देश में गुस्से का माहौल हो गया और पूरा कंट्री था
वो यहाँ पे देश को बचाने के लिए, देश को छुड़ाने के लिए, फ्रीडम के लिए सब इकट्ठे हुए, एकजुट हुए और देश के लिए मर मिटने को तैयार हुए। यहाँ तक आपका वीडियो में थोड़ा मतलब वो प्ले नहीं हो रहा था। उसके बाद का वीडियो जलियांवाला बाग, मैंने पार्ट 7 रखा है उसका नाम, जलियांवाला बाग का। इसका मैं पार्ट 6 करके भेजूंगा, मतलब उसके आगे का। ओके, थैंक यू वेरी मच।